बच्चों, मैं हूं आपकी सुचिता मैम और आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की 8 क्लास की साइंस की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि सुचिता साइंस पॉइंट जो चैनल है वो आप सभी के लिए क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियोस लेकर आता है, जिसके ऊपर हम साइंस सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए डालते हैं। उसके अंदर एक एक चैप्टर वाइज और एक एक पार्ट वाइज आपको वीडियोस प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएंगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ आपने देखा होगा जैसे कि हमारा लास्ट चैप्टर, हमारा 3rd चैप्टर था, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा कंबशन एंड फ्लेम। ओके, कंबशन एंड फ्लेम जो कि चैप्टर नंबर 4 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, आप प्लीज अपनी नोट कॉपी ओपन कर लीजिए और अपना पेन पेंसिल लेके बैठिए ताकि जो मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे हैं वो आप नोट डाउन कर सकें। ओके, तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है कंबशन। कंबशन को हिंदी में दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दहन, यानी किसी भी चीज का जलना। ओके, तो क्या होता है ये? अ केमिकल प्रोसेस। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो कंबशन है वो कौन सा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। आपने जब 7 क्लास में आपने केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, 2 प्रकार के चेंजेस के बारे में चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, पिछली क्लासेस के अंदर। तो ना केमिकल चेंजेस क्या होता था? वो चेंजेस जिसके अंदर चेंज होने के बाद में कोई न्यू प्रोडक्ट हमें मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंबशन है वो कौन सा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है। ओके, in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion। यानी एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ चलना यानी जब हम किसी भी सब्सटेंस को जब हम बर्न करते हैं तो वो किसके कांटेक्ट में रहता है? एयर के कांटेक्ट में। और एयर में किसके साथ में वो रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे है सेकंड पॉइंट, कंबस्टिबल मटेरियल। क्या होते हैं ये? द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू कंबस्टिबल, इट इज कॉल्ड अ फ्यूल। यानी वो मटेरियल जो कि कंबशन शो करते हैं, ठीक है, वो मटेरियल जो कि कंबशन शो करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल मटेरियल बोलते हैं और ये इसको हम फ्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोल। कोल क्या है? एक फ्यूल है और वो भी क्या करता है? बर्न होता है, वो भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है। आपने कभी देखा है कोल को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें केवल उसकी ऐश मिलती है, राख मिलती है उसकी, है ना। और क्या राख से, उसकी ऐश से क्या वापस हम कोल बना सकते हैं? नहीं। तो वो कौन सा चेंज हो गया हमारा? केमिकल चेंज। ठीक है, और ये कौन सा प्रोसेस हो गया हमारा? केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस के अंदर जब हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में वो क्या देता है? हीट। गर्म हो जाता है कोयल, है ना, तो वो हीट देता है, उसको अपन बोलते हैं कंबशन। और कंबशन, और वो जो कि वो कंबशन हो रहा है उसके अंदर, तो उस प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं कंबस्टिबल मटेरियल। और चूंकि वो भी क्या है? एक प्रकार का फ्यूल है। ठीक है, अब देखिए फ्यूल्स आर 3 टाइप्स। फ्यूल जो है कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। यहाँ पे मैंने एक एक एग्जांपल भी लिख दिया है। सॉलिड में जैसे कि कोल का अपन मैंने एक एक ही लिखा है, आपके बुक में नहीं दे रखी थी, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे एक एक एग्जांपल लिखा है। आप चाहें तो आप और भी आगे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोल और पेट्रोलियम चैप्टर हम हाल ही में पढ़ के आए हैं, उसके अंदर हमने बहुत सारे फ्यूल्स के बारे में पढ़ा है। ओके, तो कोल हो गया। लिक्विड का हमने पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, बहुत सारे हैं। ओके, गैस में नेचुरल गैस ये लिखा है। तो ये क्या है? तो फ्यूल्स कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है sometimes light is also given off during combustion either as a फ्लेम और एज अ ग्लो। कई बार जो कंबशन के समय क्या होता है? एक लाइट भी मिलती है हमें, यानी प्रकाश। प्रकाश जो है फ्लेम के रूप में भी जो है हमें प्राप्त होता है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है, जब हम उन्हें बर्न करते हैं तो वो काय से रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में वो हीट भी देता है और लाइट भी देता है। इस रिएक्शन को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg, ऑक्सीजन का O2, और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं 2MgO, इट मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट एंड लाइट मिलता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल लिखा है कोल
कोयले को जब हम बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, फिर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ओके, इसको भी मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। कोल का सिंबल क्या होता है, सी, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है इसलिए हम सी लिखते हैं, सी प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। ओके, ये दोनों रिएक्शंस को आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं, जब भी किसी चीज को जलाते हैं, तो सबसे पहले उसको क्या चीज की जरूरत है, उसी की, ये जो मैं बोल रही हूँ उसी के आधार पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि नेसेसरी थिंग्स फॉर कंबशन, यानी कंबशन के लिए क्या आवश्यक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन। ओके, वैसे अगर हमारा जो मेन है यहाँ पे हम लिखेंगे एयर। ओके, एयर, एयर मीन्स वायु। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एयर, व्हाट इज एन एयर, एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है ना। अब यहाँ पे जब हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में तो है, अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे चारों तरफ क्या है, एयर है, हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है ना, हम सभी एयर के कांटेक्ट में हैं। लेकिन एयर के अंदर भी वो कौन सी गैस से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन। इट मीन्स, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ऑक्सीजन। कंबशन के अंदर सबसे पहले कौन सी चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। इसे एक समझने के लिए आपके बुक में भी एक एक्टिविटी दी हुई है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे कि कैंडल ली है, कैंडल के ऊपर हमने ग्लास चिमनी रख देनी है, पहले हमने कैंडल को हमने जलाया, ठीक है, और हमने उसके ऊपर ग्लास चिमनी, कांच की चिमनी हमने उसके ऊपर रख दी। हम थोड़ी देर देखते हैं कि वो एकदम ग्लो कर रही है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, द कैंडल बर्न्स फ्रीली व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। नीचे से हमने इसको बिल्कुल पैक नहीं किया है, तो नीचे से एयर एंटर हो रही है, नीचे से एयर एंटर हो रही है, तो क्या है, वो आराम से जो कैंडल है वो बर्न हो रही है, ठीक है, एयर, क्योंकि एयर एंटर हो रही है। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी, जब यहाँ पे हम इसको पैक कर देते हैं, तब हम यहाँ से बिल्कुल इसको पैक कर देंगे तो इसके अंदर एयर एंटर ही नहीं होगी। तो व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक। तो क्या होता है, जो फ्लेम है वो क्या होता है कि थोड़ा सा अपने लगता है कमजोर सा होने लगता है, ऐसा लगता है वो जल्दी से बुझ जाएगा और उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होने लगता है। फिर हम सी कंडीशन में देखते हैं कि धीरे धीरे बाद में क्या होता है, ये पूरी तरीके से द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, जो फ्लेम है वो अंत में जाके पूरी तरीके से बुझ जाती है, बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। क्यों, क्योंकि हमने इसको यहाँ से पूरा पैक कर दिया है। तो पूरा पैक करने के बाद में हम देखते हैं फाइनली जो फ्लेम है वो बिल्कुल ऑफ हो जाती है, बिल्कुल बुझ जाती है, ठीक है। तो आई चीज समझ में। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी से आपको देखो, मैंने जो मेन चीजें, मैंने पूरा यहाँ पे प्रोसीजर नहीं लिखा है, पूरा मेथड नहीं लिखा है, मैंने मेन कंक्लूजन लिखा है और एक छोटा सा मैंने डायग्राम की ये बना दी है, और आपको भी इसी तरीके से कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सी कंडीशन में है ना, सी सिचुएशन के अंदर जब ये कैंडल है वो ऑफ क्यों हो जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर अवेलेबल नहीं है। ओके, तो और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ए सिचुएशन में जो कैंडल है वो ग्लो कैसे कर रही है, तो आप बोल सकते हो प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, अवेलेबल है, जिसके कारण। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से तीनों पॉइंट जो कि कंक्लूजन है वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, और इन तीनों पॉइंट में से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके बच्चों, वो है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। ओके, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इट मीन्स टेम्परेचर की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इट मीन्स, यानी वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, यानी सबसे कम से कम वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कि अगर आपने कोई पेपर को बर्न किया, तो जैसे ही आप उसके पास मैच स्टिक लेके जाते हैं वो तुरंत से जलना चालू हो जाता है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे 1 या 2 सेकंड तो उसको लगता है जलने में, है ना। मतलब उसको क्या है, जो उसको एक टेम्परेचर दिया जाता है। अब ऐसे लकड़ी है, वुड है, वुड को जब आप जलाने जाते हैं तो एकदम नहीं जलती है। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर उतना मतलब पेपर के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो इसका ये मतलब है कि वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है जो सबसे कम से कम टेम्परेचर हर एक सब्सटेंस के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर।
अलग अलग सबस्टेंस अलग अलग टेम्परेचर पे आग को पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं अ कंबस्टिबल सबस्टेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि जो कंबस्टिबल सबस्टेंस है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे वो आग नहीं पकड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं कैरोसिन ऑयल एंड वुड, ये दोनों जो है डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। कैरोसिन ऑयल और वुड रखा हुआ है तो क्या वो रूम टेम्परेचर के ऊपर बर्न कर लेते हैं? नहीं कर लेते हैं। बट इफ ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। परंतु जैसे हम इस कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये आग पकड़ लेता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर हमने फिर रूम टेम्परेचर पे रखा है तो ये आग नहीं पकड़ेंगे, मतलब वो रूम टेम्परेचर इसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा हीट देंगे तो कैरोसिन ऑयल तो आग पकड़ लेता है। परंतु इफ वुड इफ हीटेड अ लिटिल इट, अगर वुड को थोड़ा सा हीट दिया जाए, इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, परंतु वो समय आग नहीं पकड़ेगी। तो यहाँ पे कैरोसिन ऑयल और वुड अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर वुड के इग्निशन टेम्परेचर से बहुत ही कम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है, इट मीन्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक है इनफ्लेमेबल सबस्टेंस। अब ये क्या सबस्टेंस होते हैं? The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। वही बात है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को याद किया है। अब यहाँ पे मतलब जिस टेम्परेचर पे, मतलब वो सबस्टेंस जो कि इग्निशन टेम्परेचर पे जो बर्न कर लेते हैं, आसानी से आग को पकड़ लेते हैं, उन सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सबस्टेंस बोलते हैं। जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, ये तीनों क्या है? वो सबस्टेंस हैं जो कि इग्निशन टेम्परेचर से भी बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर ये आग को पकड़ लेते हैं। जैसे भी अपन ने यहाँ पे कैरोसिन का एग्जांपल देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारा टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी जब आग लग जाती है तो आग पे हम काबू कैसे पाते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे आस पड़ोस में, नेबर में, घर में या दुकानों पे आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है। फायर ब्रिगेड जो है वो आग को बुझाने में पूरा अपना कोशिश करती है, अपना 100% अपना एफर्ट देती है ना। तो वो जो फायर ब्रिगेड है वो क्या करती है, आपने देखा होगा पाइप से है ना पानी की बौछार करती है। तो हमारा इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है कि सबसे पहला क्या ऐसा है सबस्टेंस जिससे कि आग को बुझाया जा सकता है, तो हमारा है वाटर। अब वाटर कैसे आग को बुझाता है वो देखेंगे। इट कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये क्या करता है, उस कंबस्टिबल मटेरियल का जो टेम्परेचर होता है उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर से उसका कम कर देता है। समझ में आ रही बात? अभी हमने क्या देखा था कि कोई भी सबस्टेंस है वो जलता कब है? इग्निशन टेम्परेचर, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर तक जब पहुंचेगा तब वो जलना चालू होगा। लेकिन पानी जो है, वाटर है, वो क्या करता है, उसके उस सबस्टेंस के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देगा तो वो जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर इट वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। ठीक है, ये जो वाटर है वो केवल कब हम काम में ले सकते हैं? जब लकड़ी या पेपर, वुड या पेपर, इन दोनों पे आग लगी हुई होती है तब हम वाटर को यूज में ले सकते हैं। और दूसरे चीजें हैं जैसे कि हमारे पेट्रोल है, एलपीजी है या अल्कोहल है, कैरोसिन है, इन पे अगर आग लग जाती है तो इसमें हम वाटर को काम में नहीं लेंगे। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे इसमें, लेकिन आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो वाटर है उसको हमें वुड और पेपर से आग लगने पर ही काम में लेना है। सेकेंड हमारा आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, यानी पानी की जो वाष्प होती है उसको थ्रो किया जाता है। वो क्यों? It also surround the combustible material helping in cutting off the supply of air। अब हमने देखा था फर्स्ट हमारा जो नेसेसरी थिंग था वो हमने देखा था एयर, यानी जब एयर की सप्लाई हो रही होती है तभी कोई चीज बर्न हो रही होती है। तो वो जो वाटर वेपर है वो क्या करती है, वाटर वेपर जो उसके ऊपर जब हम उसको बौछार उसके ऊपर करते हैं तो एयर की सप्लाई को कट कर देता है, और जब एयर की सप्लाई कट हो जाएगी तो चीज जो सबस्टेंस है वो जलना बंद हो जाएगी और वो बुझ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड नंबर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या होता है, फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी अगर बिजली की कोई इक्विपमेंट से आग लग जाती है या फिर इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे कि पेट्रोल, ऑयल, ठीक है, इनसे अगर आग लग जाती है तो CO2 इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर
ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेस्ट एक तरह से साधन है जिससे हम आग को बुझा सकते हैं। आपने देखा है हमारे बिल्डिंग्स में हर जगह, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, सब जगह जो है एक रेड कलर का सिलेंडर हमें नजर आता है। वो क्या है? वो है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। उसके अंदर क्या भरी हुई होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपको पता है कि एलपीजी जो गैस होती है हमारी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो हमारे जो घरों में हम काम में लेते हैं कुकिंग पर्पस के लिए, वो काहे में फिल करते हैं? सिलेंडर में फिल करते हैं। सिलेंडर में फिल उनको कैसे किया जाता है? होती तो वो गैस है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के उनको सिलेंडर में फिल किया जाता है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर जब किसी गैस पे लगाया जाता है तो वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण हम उस गैस को क्या बोलते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, ऐसे ही CO2 है। CO2 भी एक गैस है, लेकिन जब हमें सिलेंडर के अंदर फिल करना होता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है। प्रेशर लगाने के कारण वो CO2 जो है लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में रहती है। लेकिन जब आग लग जाती है और जब हमें उसे यूज में लेना होता है तो क्या होता है कि जब उसकी बौछार कराई जाती है तो सबसे पहले उसका फायदा ये रहता है कि ये बहुत तेजी से निकलती है और ये बहुत जल्दी क्या करती है? CO2 जो है उस आग के ऊपर एक तरह से अपना एक ब्लैंकेट सा बना देती है और उसको बिल्कुल ठंडा कर देती है। ठंडा करने के कारण जो है आग बुझ जाती है। और इसका एक और एडवांटेजेस ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज में लेने से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है हमारे खराब नहीं होते हैं। अभी जैसे पानी वगैरह पे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या होंगे? खराब हो जाएंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यूज में लेने से ये खराब नहीं होंगे। और एक और है कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का भी नहीं है तो बेकिंग पाउडर है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सारे पाउडर्स भी जो है यूज में ले सकते हैं। ओके बच्चों, ऑफ कंबशन। तो 3 टाइप्स का कंबशन होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है? द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है, जब कोई भी गैस जो है लगातार जलती रहती है, जब हम उसे करते हैं तो एकदम जलती है और हीट और लाइट प्रोवाइड करती है, तो ऐसे कंबशन को हम क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन बोलते हैं। ठीक है, और इसके जैसे एग्जांपल है पेट्रोल एंड कैरोसिन। पेट्रोल एंड कैरोसिन जैसे ही हम उसको थोड़ी सी भी अपन उसको जलाने की कोशिश करेंगे वो जल जाएंगे, और जलते ही वो एकदम से हीट एंड लाइट देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कंबशन को हम क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन। सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये क्या होता है? In this process, a material suddenly bursts into flame without any application of any apparent cause is called spontaneous combustion. It means यानी वो combustion जिसके अंदर कोई उसको ऊपर से कुछ भी एप्लीकेशन दिया नहीं जाता है कि हम उसे मैजिक स्टिक से जला रहे हैं या ठीक है ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें अपने आप से आग लग जाती है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जैसे अपने आप आग लग जाती है, या जैसे इसका हमारा एग्जांपल है फास्फोरस, है ना, ये है सोडियम है। जैसे कि आप उनको हमें क्या रखना पड़ता है? कैरोसिन के अंदर डिप करके रखना होता है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे हम उसे कैरोसिन से बाहर निकालते हैं तो जो एयर में यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, अपने आप उनके अंदर आग लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी स्वतः दहन, यानी अपने आप ही वो चीजें जल जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन यानी विस्फोटक। जैसे कि व्हेन अ मटेरियल इज इग्नाइटेड, जब उस मटेरियल को इग्नाइट किया जाता है यानी उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको जो है उस पर उसको बर्न किया जाता है, अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस। उस समय वहां पे एक अचानक से एक रिएक्शन होती है विच इज द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। और वहां पे कौन सी 3 चीजें बनती है? हीट, लाइट एंड साउंड। वहां पे हीट भी जनरेट होती है, लाइट भी जनरेट होती है और साउंड भी जनरेट होता है। इनके अंदर जो था हमारा हीट और लाइट जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्सप्लोजन इस तरह की जो रिएक्शन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन बोलते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। और ये जो रिएक्शन होती है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर गैस बनती है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ओके, और एग्जाम्पल हमारा क्या है? क्रैकर्स। जैसे पटाखे अपन दिवाली के टाइम पे आप जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? जैसे आप उसको थोड़ा सा हीट देते हैं और वैसे जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के उस पर होता है तो क्या होता है? एकदम से बहुत तेज जो है हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्लेम। फ्लेम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चों? ज्वाला बोलते हैं। ओके, अ फ्लेम इज द विजिबल। क्या होता है फ्लेम? फ्लेम की एक्यूरेट डेफिनेशन तो नहीं है आपके बुक में, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखवाई है। फ्लेम जो होती है विजिबल होती है, यानी हमें नजर आती है। गैसेस या वेपोराइज्ड पार्ट ऑफ अ फायर।
जब हम किसी भी जो कंबस्टिबल मटेरियल होता है उसको जब हम जलाते हैं तो जलाने पे आप देखते हैं उसमें से एक आग निकलती है, ठीक है, हमें एक लौ सी नजर आती है, एक फ्लेम हमें नजर आती है। अभी आप कोयले को बर्न कर रहे हैं तो कोयले को जलाने पे क्या उसमें से कोई फ्लेम नजर आती है, कुछ हमें चीज नजर आती है कि जैसे हम उसको देख के कह सकते हैं नहीं आग लग गई, है ना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने पे एकदम से उसके अंदर से लौ निकलती है, जैसे अपन ज्वाला बोलते हैं और इंग्लिश में अपन उसको फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेम होता क्या है कि जब कोई भी चीज जल रही होती है, जैसे कि कैंडल, है ना, वैक्स जब उसका जल रहा होता है तो क्या होता है, मेल्ट हो रहा होता है, और मेल्ट होने के बाद में क्या होता है, वो उसके जो पार्टिकल्स है वो वेपोराइज्ड होने लगते हैं, और जो वेपोराइज्ड हो रहे होते हैं तो वो हमें एक फ्लेम के रूप में नजर आते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ फ्लेम इज द विजिबल gases vaporized part of a fire that's created by a chemical reaction, ठीक है। वो किसके दौरान होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान होते हैं। केमिकल रिएक्शन आपको बताया था जब हमने चैप्टर पढ़ा था, जैसे कोयल है, ओके, तो जैसे कोयल है, हर एक चीज जो है कोयल में जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, हमारा एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हम फ्लेम के स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि जैसे आप हमारा जो किचन में जो बर्नर होता है, बर्नर की भी जब आप उसको ऑन करते हैं, ठीक है, तो जब गैस उसमें से निकलती है तो हमें कौन सा कलर की नजर आती है, ब्लू कलर की नजर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एक हमने फ्लेम का स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर 3 कलर्स में हमें फ्लेम नजर आती है। उसके कलर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक, ब्लैक के बाद में येलो होता है, मेरे यहाँ पे पास में रेड मार्कर था इसलिए मैंने रेड से बनाया, और सबसे आउटर जो जोन होता है वो हमारा ब्लू कलर का होता है, इसलिए हमें वो ब्लू कलर की फ्लेम नजर आती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो कैंडल है उसमें आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी जोन्स इन कैंडल, कैंडल में कितने जोन्स होते हैं, तो 3 जोन्स होंगे, है ना। आउटर जोन हमारा कौन सा होता है, आउटर जोन जो कि ब्लू कलर का होता है, मिडिल जोन जो कि येलो कलर का होता है, और इनर मोस्ट जोन जो कि येलो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये 3 जोन्स होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए जैसे कि जब विग होती है यानी जो बत्ती होती है उसको जब हम बर्न करते हैं तो बर्न करने के साथ में इस तरह से एक फ्लेम निकलती है ना, और यहाँ से जो ये वैक्स हमें मेल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब ये मेल्ट हो रहा है तो इसके साथ में जो है कुछ वेपर्स, आप ध्यान से देखना कभी कैंडल को, जब आप उसमें जलाएंगे तो आपको वेपर्स भी नजर आएंगी, ठीक है। तो वेपर जो है जो बनती हुई नजर आती है, ठीक है, उसके दौरान पूरी एक फ्लेम हमें नजर आएगी, ठीक है। अभी जो फ्लेम है उसमें आप देखिए जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट जोन। ये तो समझ में आ गया कि भाई ये सबसे अंदर होता है इसलिए अपन इसको बोला इनर मोस्ट, लेकिन ये जो है सबसे कम हॉट होता है, ये वाला जो पोर्शन है लीस्ट हॉट पार्ट, यानी ये सबसे कम गर्म होता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके ऊपर का जो ये येलो पोर्शन होता है इसका मिडिल जोन बोलते हैं, और यहाँ पे हमने बोला है पार्शियल कंबशन, यानी यहाँ पे पूरा कंबशन नहीं हो पाता है, कुछ ही कंबशन हो पाता है, ठीक है। ये येलो कलर का होता है और ये मॉडरेटली पार्ट होता है, यानी ये उससे थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, पर आउटर जोन के कंपैरिजन में थोड़ा कम गर्म होता है, ठीक है। परंतु ये लीस्ट मॉट पार्ट के कंपैरिजन में ये ज्यादा गर्म होता है, ओके। फिर उसके ऊपर सबसे अपर में है आउटर जोन जो जिसके अंदर कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बहुत ही ना के बराबर है और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कंबशन होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन, ठीक है। कंप्लीट कंबशन बोलते हैं, और ये ब्लू कलर का फ्लेम बनाता है और ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है एक फ्लेम का, ओके बच्चों। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, आउटर जोन, ठीक है। और मॉडरेटली हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है हमारा, जो मिडिल जोन, और जो लीस्ट हॉटेस्ट पार्ट है वो हमारा कौन सा है, इनरमोस्ट जोन, ओके बच्चों। तो ये हमारी कैंडल के स्ट्रक्चर है, इस कैंडल के स्ट्रक्चर को आपको बनाना सीखना है और इसके बिहाफ पे अपन थ्योरी भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है कि आप जैसे कि एक टॉपिक है कि आप देखते हैं कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं यानी जो सुनार होते हैं वो जब भी अपने उसको कुछ काम करना होता है सिल्वर गोल्ड को लेके, तो वो सबसे आउटर मोस्ट जोन पे ही फ्लेम को लेके वो किसी भी चीज को गर्म करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन यहाँ लिखा है, गोल्ड स्मिथ यूज द आउटर मोस्ट जोन of a flame to melt gold and silver because it is the hottest part of the flame। क्यों, क्योंकि ये फ्लेम का सबसे ज्यादा गर्म पार्ट होता है
एंड बर्न्स विद कंप्लीट कंबशन। और यहाँ के द्वारा देखिए यहाँ पे नहीं रखेंगे, वो यहाँ रख के गर्म करते हैं ताकि पूरा कंप्लीट कंबशन हो जाता है। और ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट में क्यों? क्योंकि जो सिल्वर और जो गोल्ड है उनका जो एमपी होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए उनको तेज फ्लेम की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, क्या होता है फ्यूल के बारे में हमने चैप्टर 3 के अंदर भी बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो आप लोग बहुत कुछ तो जानते हैं फ्यूल क्या होता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे फ्यूल की एक डेफिनेशन देखेंगे। फ्यूल इज अ मटेरियल, फ्यूल एक मटेरियल है दैट रिलीज एनर्जी। वो क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। व्हेन इट इज बर्न और रिएक्टेड विद अदर सब्सटेंस, यानी जब फिर उन्हें हम बर्न करते हैं, जब उन्हें हम जलाते हैं या फिर वो किसी और सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, मैंने एक ही लिखा है, बाकी आप बहुत सारे लिख सकते हैं, कॉयल, वुड, डीजल, ऑयल। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए? फ्यूल हो गए। ओके, अब यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है क्वालिटी ऑफ गुड ऑब्लिक आइडियल फ्यूल, यानी एक अच्छा फ्यूल कैसा होना चाहिए, अच्छे फ्यूल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो हम देखते हैं। एन आइडियल फ्यूल इफ चीप, सबसे पहले जो आइडियल फ्यूल होता है वो चीप यानी सस्ता होना चाहिए। रेडिली अवेलेबल यानी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। रेडिली कम्बस्टेबल यानी लगातार जलते रहने वाला होना चाहिए। एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, और हम उसे एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकें, कैरी कर सकें, ऐसा फ्यूल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और जो फ्यूल होना चाहिए उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है बहुत ही हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस और रेजिड्यू दैट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। और जब ये बर्न हो रहा होगा, ठीक है, जब ये किसी के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तब ये कोई भी प्रकार के रेजिड्यू ना छोड़े। रेजिड्यू यानी अपन देखते हैं कुछ भी मतलब पीछे ऐसी चीजें ना छोड़े, जैसे अपन पेपर को बर्न करते हैं तो क्या बनता है? वो राख में बदल जाता है। अब वो राख जो है वो फिर एयर के साथ में इधर से उधर फ्लो कर रही होती है और हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर देती है। इसी तरह से ऐसा फ्यूल होना चाहिए जो कि कोई भी प्रकार का रेजिड्यू ना छोड़े। ओके बच्चों, तो ये हमारी हो गई क्वालिटी किसकी? एक फ्यूल की। आइडियल फ्यूल किसे कहते हैं? जो इन सारी क्वालिटीज को फॉलो करेगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? आइडियल फ्यूल यानी आदर्श ईंधन। ओके, अब हमारे यहाँ पे टर्म है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, the amount of heat energy produced from complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. It means 1 किलो 1 kg किसी भी फ्यूल को, है ना, के लिए जितना हीट उसके अंदर से जनरेट होता है, यानी 1 kg फ्यूल को काम में लेने पे, उसको बर्न करने पे उसमें से जितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा उसको अपन बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या है? किलो जूल पर किलोग्राम, जिसको अपन सिंबल है केजे पर केजी। ओके, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। बहुत सारे फ्यूल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि एक गुड फ्यूल, एक आइडियल फ्यूल के बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन मैंने क्या कहा कि आइडियल फ्यूल जो है वो बहुत ऐसा है ही नहीं कोई फ्यूल जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी पाई जाए। कुछ पाई जाएंगी, कुछ नहीं पाई जाएंगी। लेकिन हमने अभी तक क्या देखा है कि जितने भी फ्यूल्स हम आज तक, है ना, बहुत एंशियंट टाइम पे जो हम काम में लेते आ रहे हैं, उन सारे फ्यूल्स में बहुत सारी कमियां पाई जाती है और उन बहुत सारे फ्यूल्स के अंदर बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो हम थोड़ा सा इन पॉइंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट है कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कॉयल रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma। क्या होता है? जैसे कि हम वुड हो गया, कॉयल हो गया, जब हम इन कार्बन रिलेटेड जो फ्यूल हैं जब हम इन्हें बर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ये इनके अंदर से निकलते हैं। आप कभी लकड़ी को जला के देखना, इनमें से ऐसे काले काले से छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकलेंगे। तो वो जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो एयर के साथ में फ्लोट कर रहे होते हैं और हमारे एनवायरमेंट को करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, यानी हमारे को जैसे सांस लेने संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अस्थमा। ओके, आपने देखा है कि जिनको सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, ये दिवाली के समय में जो पटाखे हम जलाते हैं, क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं, उनकी धुएं से उनका बहुत ज्यादा उनको सफोकेशन होने लग जाता है, उनका दम घुटने लग जाता है ना, या वो ज्यादा बहुत ज्यादा धूल वाली जगहों पे ऐसे नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करते हैं।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन, यानी जब किसी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबशन। अब ये इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है वो हम समझ चुके हैं, यानी अपूर्ण दहन, यानी पूरी तरीके से वो फ्यूल नहीं जलता है, आधा अधूरा जलता है, तो जिसके कारण एक गैस प्रोड्यूस होती है, वो है हमारा CO, इट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, इट इज डेंजरस टू बर्न कॉयल इन अ क्लोज्ड रूम बिकॉज इट कैन किल। अब क्या होता है, आप देखते हैं कई जने लोग विंटर टाइम के अंदर जो है कोयल हो गया, अंगीठी वगैरह से जला के और कमरे में रख देते हैं, और कमरे में रख देते हैं, वो सोचते हैं अच्छा हमारा रूम कितना अच्छा गरम गरम हो गया है, अब हमें ठंड भी नहीं लग रही है, और वो अंगीठी जलाए हुए रूम में ही वो सो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में या टीवी में ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि वहां पे जो है कि उनको मतलब रात में जब सुबह होती है तो उनमें से कुछ लोगों की डेथ हुई भी होती है, या फिर वो अचेत अवस्था में मिलते हैं, बेहोशी की अवस्था में मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने देखा है कि जब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है, मतलब वो पूरी तरीके से नहीं जल रहा होता है, ठीक है, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो डेंजरस पॉइजनस गैस है वो। अब वो गैस जो है, अब जब हमें भी रेस्पिरेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ब्रीथिंग हमारा कंटिन्यू चल रहा है, हमें ऑक्सीजन लेनी है, लेकिन रूम के अंदर क्या हो गया, अब हमने रूम का गेट भी बंद करेंगे, ठीक है, रूम के अंदर कौन सी गैस ज्यादा हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होने से और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का इंक्रीज होने के कारण जो है हमें बेहोशी आने लग जाती है और हमारी डेथ हो जाती है। इसलिए विशेषकर अगर किसी के घर पे चूल्हा जलता है या सिगड़ी वगैरह जलती है, तो बच्चों में ये समझाना चाहूंगी कि आप अपने घर में अपने बड़ों को इस चीज के लिए अवेयर जरूर करें, अगर और आप अपने आस पड़ोस में भी अवेयर कर सकते हैं अगर किसी को इस बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट कंबशन से कौन सी गैस रिलीव होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming। क्या होता है कि जब फ्यूल को बर्न किया जा रहा है या उसे हम यूज में ले रहे हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है हमारे एयर में, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ का जो एनवायरमेंट है हमारा मेन, उस एनवायरमेंट के टेम्परेचर में जो वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं आजकल कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, तो ये क्यों हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। टेम्परेचर जितना हमारा अर्थ का एक नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, आप देखते हैं हम और दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर नहीं रह सकते, हम कहते हैं वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, लेकिन हमारा मेन क्या है, टेम्परेचर। हमारे अर्थ पे एक नॉर्मल टेम्परेचर है जिसके अंदर सभी लिविंग बींग्स जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हो रही है तो जिसके कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, हम देखते हैं जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो हमारे मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, पोलर ग्लेशियर यानी जो बर्फ के पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट होने के कारण जो है, जहाँ पे वो मेल्ट होंगे उस क्षेत्रों में क्या होगा, वो बहुत ज्यादा बाढ़ के हालात हो जाएंगे, है ना, और जो जितने भी लो लाइंग कोस्टल एरियाज हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल पानी के अंदर नीचे दब जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होने लग जाएंगी जो हमारे अर्थ के लिए बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक मेजर कॉज है जो आज हम सभी हमारे पूरे अर्थ फेस कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कोल एंड डीजल रिलीज SO2, इट मीन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जब कोल और डीजल को ये रिलीज क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में रिलीज करते हैं, इट इज सफोकेटिंग एंड कॉरोसिव। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग और कॉरोसिव होते हैं, ठीक है। पेट्रोल इंजन जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देते हैं। These oxides, कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिवॉल्व इन रेन वाटर। जब बारिश आती है, रेन आती है, तो रेन के वाटर में ये जो ऑक्साइड है वो डिवॉल्व हो जाते हैं। देखिए कॉयल बर्न हो रहा है, पेट्रोल जो है वो धुआं के जो वो धुआं निकल रहा है, उस धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एयर के अंदर है। अब जैसे ही रेन आ रही है तो उस रेन के अंदर वो ऑक्साइड जो है वो डिवॉल्व हो जाते हैं। डिवॉल्व होने के कारण जो वो वाटर हो गया, अब वो वाटर कैसा है हमारा, ठीक है, डिवॉल्व होने के बाद में वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एसिड में कन्वर्ट होने के कारण वो जो रेन आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ये भी अपन देख रहे हैं आजकल, हम देखते हैं कि स्किन कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों, स्किन डिसीज भी हम देख रहे हैं, क्योंकि जो रेन जो है
एसिड रेन जो है हमारे ऊपर आ जाती है, जिसके कारण भी हमें स्किन डिसीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब ये सारी चीजें बहुत ही हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अब हमें फ्यूल तो काम में लेना है ना, हमें इधर से उधर तो जाना है, तो वो क्या होगा, द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। पेट्रोल और डीजल की बजाय उसको हमने सीएनजी के द्वारा रिप्लेस कर दिया है। सीएनजी के फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल। इसमें से अगर हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज भी होते हैं तो वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इतना खराब नहीं करते हैं जितना कि पेट्रोल डीजल ये सब करते हैं। ठीक है, सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। सीएनजी कैसा फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है, यानी ये ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट को खराब नहीं करता है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आपने देखा है ये कुछ पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने डायरेक्ट एरो करके लिखा है, तो आप भी इसी तरह से लिखना ताकि आपको याद करने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नाम न लिख के फॉर्मूला लिखा है इनका, तो आप अपनी कॉपी के अंदर नाम के आगे फॉर्मूला जरूर लिखें ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए। ओके, तो एसिड रेन, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज एसिड रेन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कॉयल जो है हमने देखा है, कॉयल वगैरह का जो यूज हम देखते थे पहले के समय पे ही होता आ रहा है ना, और ये लकड़ियों के द्वारा भी हम काम में लिए जाते हैं। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां काम में लेते हैं, और लकड़ियां जो काम में ले रहे हैं जिसकी वजह से जंगल काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो वो भी हमारे अर्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ओके, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज आप इस चैप्टर के पहले प्रीवियस पार्ट आप देखिए, तो आज का वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।